नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 2। दोस्तों, इस पार्ट 2 का टाइटल है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की भावना कैसे पैदा हुई। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम यूरोप के कई देशों के बारे में जानते हैं, जैसे जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड। लेकिन उस समय ये सारे देश अलग अलग किंगडम्स, डच एंड काउंटर्स में बटे हुए थे, जिसके रूलर्स के अपनी अपनी टेरिटरीज उनके अंडर में थी। उस समय ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर था, यानी कई अलग अलग किंग यूरोप की अलग अलग टेरिटरीज में राज करते थे। और इन सारी टेरिटरीज या इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वो सब अपने आप को एक सोसाइटी का हिस्सा नहीं समझते थे, बल्कि वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे और अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे, और अपनी आइडेंटिटी को अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर और अपने एथनिक ग्रुप से ही डिफाइन करते थे। फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल करने वाले हैबिसबर्ग एम्पायर के अंदर बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले और रीजन्स में रहने वाले लोग आते थे। यहाँ जर्मन, इटालियन और कई डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम हंगरी में आधी पॉपुलेशन मैग्वायर लैंग्वेज बोलती थी और बाकी की आधी अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस बोलती थी। इतनी अलग अलग लैंग्वेजेस और कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से लोगों में पॉलिटिकल यूनिटी की भावना को प्रमोट करना आसान नहीं था। इन डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों की निष्ठा सिर्फ अपने किंग के प्रति ही थी। तो अब ये सवाल उठता है कि फिर नेशनलिज्म की फीलिंग और नेशन स्टेट का आइडिया लोगों में आया कैसे? दोस्तों, उस समय ज़्यादातर यूरोप की ज़मीनों पर एरिस्टोक्रेट्स या नोबल्स का कब्जा था, यानी जो किंग के नीचे आते थे और अपर क्लास के लोग होते थे। इनमें किंग के मिनिस्टर्स और बड़े ऑफिसर्स वगैरह आते थे। इन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग था। देश के अंदर और बाहर की ज़मीनों पर इनका बहुत बड़ा पार्ट इनके अंडर में था। अपने डिप्लोमेटिक कामों के लिए ये लोग फ्रेंच बोलते थे। इनकी फैमिलीज़ आपस में शादी के बंधन से जुड़ी रहती थी। उस समय ज़्यादा पॉपुलेशन किसानों की थी। वेस्टर्न यूरोप में ज़्यादातर छोटे किसान या वो किसान आते थे जो किराए पर खेती करते थे। इसके अलावा सेंट्रल और ईस्ट यूरोप में बहुत बड़ा लैंड जागीरदारों के अंडर में बटा हुआ था, जिस पर सर्फ खेती करते थे। दोस्तों, ये एक तरीके के स्लेव्स होते थे जो ज़मीनों से बंधे होते थे और उन्हें अपना पूरा जीवन उन्हीं ज़मीनों पर काम करना पड़ता था। और फिर वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के पार्ट्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ की वजह से शहरों की ग्रोथ हुई और एक नई कमर्शियल क्लास उभर कर आई, जो बेसिकली मार्केट में हो रही प्रोडक्शन पर डिपेंड थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के आसपास स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के पार्ट्स में ये 19th सेंचुरी में जाकर हुई। इसी टाइम नए सोशल ग्रुप सामने आए, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स एट्सेट्रा। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये ग्रुप्स 19th सेंचुरी के एंड तक भी काफ़ी कम थे। बाद में जब नोबल्स या एरिस्टोक्रेट्स को मिलने वाले स्पेशल राइट्स जो उन्हें बाय बर्थ मिलते थे वो ख़त्म हुए, तब एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लास लोगों के बीच ही नेशनल यूनिटी के आइडियाज़ पॉपुलर होने लगे। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लिबरल क्लास कौन है। बताता हूँ। उससे पहले हम लिबरलिज्म के वर्ड को समझते हैं। लिबरल मतलब फ्री, यानी उस समय न्यू मिडिल क्लास लोगों के हिसाब से लोगों के लिए आज़ादी और कानून के सामने इक्वालिटी, यही लिबरलिज्म का मतलब था। अगर हम पॉलिटिकली लिबरलिज्म के वर्ड को समझें तो पॉलिटिकली ये एक ऐसी गवर्नमेंट पर जोर देता था जो सारे लोगों की सहमति से बनी हो। दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लिबरलिज्म का मतलब नोबल्स और क्लर्क्स को मिलने वाले फ़ायदों को ख़त्म करवाना था, और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन बनवाने और लोगों द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट से ही हो सकता था। लिबरल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनरशिप पर भी जोर देते थे। दोस्तों, एक बात गौर करने वाली है, उस टाइम पर ये लोग ये भी सोचते थे कि वोट देने का राइट सिर्फ उन लोगों को होना चाहिए जो या तो काफ़ी अमीर हो या जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम जब जैकोबियन गवर्नमेंट आई थी, तब सिर्फ कुछ दिनों के लिए सभी मेल्स को वोट देने का अधिकार मिला, हालांकि वुमेंस को तो तब भी नहीं मिला। लेकिन नेपोलियन कोड के बाद तो ये राइट्स फिर से कम हो गए। आप ये लगा लो कि पूरी 19th सेंचुरी बेचारी वुमेन और वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो स्ट्रगल करते रहे अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए।
अगर हम इकोनॉमिक के हिसाब से लिबरलिज्म के वर्ड को समझे तो उसका मतलब ये था कि मार्केट्स की फ्रीडम और गुड्स और कैपिटल्स का एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के आना जाना। 19वीं सेंचुरी के टाइम पर मिडिल क्लास लोगों की ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड थी। दोस्तों, अगर एक एग्जांपल से मैं इस बात को समझाऊं तो ये मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको एक देश से दूसरे देश तक अपना सामान ले जाना है। बीच में बहुत सारी स्टेट्स पड़ती हैं और बहुत सारे कस्टम बैरियर्स पड़ते हैं और हर बैरियर पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब दिक्कत यहाँ नहीं ख़त्म होती, अब हर स्टेट की करेंसी भी अलग अलग है। वहाँ के सामान तोलने के लिए अपने वेट्स और मेजरमेंट्स भी अलग अलग हैं, जिसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा। तो जो बंदा बिजनेस करने जाता था उसके लिए बहुत हेक्टिक हो जाता था और वो परेशान हो जाता था। इसीलिए ये लोग चाहते थे कि गुड्स और कैपिटल आने जाने के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए। फिर 1834 में एक कस्टम यूनियन, जिसे ज़ोल्वेरियन बोला गया, वो बनाया गया। इसने सारे बैरियर्स पर लगने वाले टैरिफ्स या शुल्क हटा दिए और सारी अलग अलग करेंसी को रिड्यूस करके टोटल 2 करेंसीज तक लिमिट कर दिया गया। फिर आगे चल के रेलवे की डेवलपमेंट भी हुई, जिसकी वजह से और ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। तो उस टाइम पर इकोनॉमिक चेंजेस जो हुए उन्होंने नेशनलिज्म को और आगे बढ़ाया। दोस्तों, अब बात करते हैं ईयर 1815 की, जब नेपोलियन की हार हुई। तो उस समय यूरोपियन गवर्नमेंट कंजर्वेटिज्म की फीलिंग से भरी हुई थी। दोस्तों, कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो मानते थे कि पहले से इस्टेब्लिश सोसाइटी में चर्च, सोशल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और फैमिली को बनाए रखना चाहिए। यानी वो लोग ये चाहते थे कि जो रेवोल्यूशन से पहले चलता रहता था वैसा ही चलता रहे और कोई चेंज ना हो। लेकिन फिर भी ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स को ये पता लग चुका था कि नेपोलियन जो मॉडर्नाइजेशन लेकर आया था उसने मोनार्कियल सिस्टम को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाया था। जैसे एक मॉडर्न आर्मी, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक डायनामिक इकोनॉमी, फ्यूडलिज्म और सर्वडम को हटाकर यूरोप की किंग या मोनार्कियल सिस्टम को मजबूत किया जा सकता था। ये नेपोलियन ने पहले भी प्रूफ कर दिया था। हुआ ये कि 1815 में ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। वो सब यूरोप की सेटलमेंट के लिए वियना में मिले। इस इवेंट में होस्ट थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच। इस इवेंट्स के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने 1815 की वियना की ट्रीटी तैयार की, यानी वियना संधि, जिसका एम ये था कि नेपोलियन के टाइम पर हुए सारे चेंजेस को ख़त्म किया जाएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर हटाए गए बर्बन किंगडम को फिर से लाया गया और नेपोलियन के टाइम पर फ्रांस के अंदर जीते गए कई हिस्सों को भी खो दिया गया। फ्रांस की बाउंड्रीज पर कई स्टेट्स लगा दी गई ताकि फ्रांस फ्यूचर में अपने एरिया को एक्सपेंड ना कर सके, और साथ साथ नॉर्थ में नीदरलैंड्स का किंगडम इस्टेब्लिश कर दिया गया, जिसमें बेल्जियम और साउथ में जियोना जोड़ दिया गया। पुरशिया को इसकी वेस्टर्न बाउंड्रीज पर नए एरियाज दे दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का एक पार्ट दे दिया गया। इसके अलावा ईस्ट में रशिया को पोलैंड का एक पार्ट दे दिया गया, जबकि पुरशिया को सैक्सनी का एक पार्ट दे दिया गया। ये सब करने का मेन एम ये था कि मोनार्कियल सिस्टम को फिर से वापस लाना था, जो कि नेपोलियन ने अपने टाइम पर हटा दिया था, और साथ में पूरे यूरोप में एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना भी था। दोस्तों, उस टाइम पर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो यूरोप चला रही थी वो ऐसे इवेंट्स या एक्टिविटीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो उनके खिलाफ हों या उनके अपोज हों। इसीलिए कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने सेंसरशिप लॉ बनाए, जो न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज और सॉन्ग्स में एक्सप्रेस लोगों की फीलिंग, थिंकिंग और गवर्नमेंट के बारे में उनके व्यूज़ पर कंट्रोल रखती थी। वो प्रेस की फ्रीडम को भी दबा के रखते थे और अपने खिलाफ ना कुछ छपने देते, ना गाने देते और ना परफॉर्म होने देते। 1815 के बाद के सालों में ज़्यादातर रेवोल्यूशनरीज़ को गवर्नमेंट के दबाव से बचाने के लिए अंडरग्राउंड कर दिया गया। पूरे यूरोप में सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी जो रेवोल्यूशनरीज़ को ट्रेन करती थी और अपने आइडियाज़ को फैलाती थी। अगर आपको रेवोल्यूशनरी बनना होता है तो आपको ये शपथ लेनी पड़ेगी कि आपको मोनार्कियल या किंग रूल वाले सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना होगा। उस टाइम रेवोल्यूशनरीज़ ये मानते थे कि अगर नेशनलिज्म की फीलिंग को आगे बढ़ाना है तो नेशन स्टेट्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे जिनका नाम था जिसेपी मजीनी, जो जेनेवा में 1807 में पैदा हुए थे। वो इसी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने,
जब उनकी उम्र 24 साल की थी तो लिंगुएरिया में रेवोल्यूशन करने के लिए उनको एग्ज़ाइल करवा दिया गया, यानी उनको बैन करवा दिया गया। इसके बाद उन्होंने देखते ही देखते 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बना दी, जिसका नाम था यंग इटली, जो उन्होंने मार्शैलिज़ में बनाई, और दूसरी थी यंग यूरोप, जो उन्होंने बर्न में बनाई। इन सोसाइटीज़ में पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के यंग लड़के हिस्सा लेते थे। जिसिपी मज़ीनी ये मानते थे कि पूरा नेशन एक बनना चाहिए ताकि सारे लोग इसमें इक्वली रहें। वो ये मानते थे कि इटली के अंदर स्मॉल स्टेट्स और अलग अलग किंगडम्स नहीं चल सकते, बल्कि एक देश बनना चाहिए, उसे कंप्लीट एक रिपब्लिक नेशन बनाना है। उनके विजन और मॉडल को देखते हुए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी। मज़ीनी के रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ और मोनार्कियल सिस्टम्स के खिलाफ उनकी कोशिशों से कंजर्वेटिव्स डरने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पे पार्ट 2 ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।